हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। मतलब अब हम 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना। हम जानते हैं जैसे ही आप 11th क्लास में आते हैं आपको केमिस्ट्री एक हवा बाबा लगती है, मतलब कठिन, क्योंकि अभी तक आपने साइंस पढ़ी है और साइंस में आपने सभी जो साइंस रहती है वो सभी पार्ट एक बुक में पढ़े हैं, उतनी डिटेल नहीं पढ़ी। लेकिन अब हमें प्रत्येक ब्रांच के लिए, शाखा के लिए अलग अलग पढ़ना है। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप फिजिक्स पढ़ोगे, आप बायो पढ़ोगे, तो आपको ये सब चीज़ें कठिन लगेंगी। लेकिन हम सबसे सरल चैप्टर से ही शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या है? तो परमाणु संरचना समझने के पहले मतलब हमारा कहना यह है कि परमाणु है क्या, परमाणु की संरचना क्या होती है। तो परमाणु संरचना समझने के पहले हमें परमाणु का महत्व समझना है कि परमाणु का महत्व है क्या। परमाणु क्या बहुत बड़ी चीज़ है? क्या इसके बिना कुछ चीज़ संभव ही नहीं है? ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति को हम जानते हैं कि पंच तत्वों से हुई है। 5 तत्व शरीर का निर्माण करते हैं, उसी से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो इसमें कौन कौन से तत्व हैं? जल है, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। अब क्या इन 5 तत्वों में एटम है कहीं ना कहीं? यदि हम इन 5 तत्वों में एटम को ढूंढें तो क्या हमें एटम मिलेगा? जब केमिस्ट्री का इतना विकास नहीं हुआ था, इतनी खोजें नहीं हुई थी, जब लोग इनके बारे में नहीं जानते थे, मतलब इनमें साइंस छिपी है ये नहीं जानते थे, अब हम जानने लगे कि इसमें भी साइंस है, इसमें भी केमिस्ट्री है, तब क्या हमें बता पाएंगे कि इसमें एटम है? तो हम देखें जल, जल मीन्स H2, ठीक। फिर पृथ्वी। अब पृथ्वी की संरचना के बारे में यदि हम पढ़ें तो पृथ्वी की संरचना को देखें तो उसको हम बताते हैं कि इसकी 3 परतें होती हैं, इसमें हर प्रत्येक परत में अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। आकाश यदि हम देखें तो आकाश मीन्स गैसों का बादल, विभिन्न प्रकार की गैसें जो वहाँ विद्यमान हैं। वायु, गैसों का मिश्रण, गैसों में कौन कौन सी? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नियॉन, अक्रिय गैसें। अग्नि, अग्नि को यदि हम देखें तो अग्नि ज्वाला के रूप में रहती है, जिसके 3 क्षेत्र होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं। वो कलर किसके कारण होते हैं? ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखें कि इन सभी में एटम है। जल H2O, H2 एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है, किसका? किससे मिलकर बना है? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? वो एटम है। तो एटम बहुत ही महत्वपूर्ण कण है। परमाणु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कण है जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है, शरीर का निर्माण होता है, क्योंकि शरीर का निर्माण 5 तत्वों से मिलकर हुआ है और वो 5 तत्व एटम से ही बने हैं। अब बात आती है कि क्या परमाणु को हमने देखा है? परमाणु को क्या हम देख सकते हैं? तो नहीं, हम साधारण आंखों से परमाणु को नहीं देख पाते, लेकिन हम उसकी कल्पना करते हैं। हम उसकी कल्पना इस तरीके से करते हैं, मान लो हमने ये चौक ली है और इस चौक की डस्ट को यदि हम चौक को मिसेल दें, यहाँ पर मिस दें चौक के लिए, तोड़ें, तो चाकू जब हम तोड़ते हैं तो इसके छोटे छोटे कण हमें दिखाई देते हैं। ये प्रैक्टिकल सभी करते हैं, बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं वो तो सभी ये प्रैक्टिकल करते हैं कि वो चौक को हाथ में लेंगे और तोड़ेंगे, और जब तोड़ेंगे तो उन्हें पता रहेगा कि चौक के कण किस तरीके से होते हैं। तो जो छोटे छोटे बारीक कण निकल रहे हैं वो एक परमाणु की आकार है। उस तरीके से हम मान लेते हैं कि परमाणु किस तरीके का दिखाई देता है, परमाणु कैसा दिखाई देता है, इस तरीके से हम कल्पना करते हैं। तो परमाणु को हम साधारण आंखों से तो नहीं देख पाते। परमाणु है क्या? तो परमाणु की हिस्ट्री यदि हम देखें तो सबसे पहले परमाणु हमारे भारतीय मनीषी, भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बनाया था।
परमाणु के बारे में सबसे पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद ने बताया। उन्होंने कहा कि परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण है, मतलब ऐसा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो हम भी सोचे यदि कि हमने चौक की डस्ट को उड़ाया है, चौक को तोड़ा है, जब हम चौक को तोड़ते हैं और उसमें जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो कण निकल रहे हैं, तो हम उनको लेकर और छोटे भागों में तोड़ दें, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है कि हम परमाणु को और छोटे कणों में तोड़ सकें। तो महर्षि कणाद ने यही कहा कि परमाणु एक बहुत ही सूक्ष्म कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इनका यह तत्व बहुत दिनों तक चला। उसके बाद लगभग कुछ सालों बाद डाल्टन आए, वैज्ञानिक आए डाल्टन, जिन्होंने लगभग 1804, इनका सन क्लियर नहीं है इसलिए क्योंकि सन के बारे में काफ़ी विवाद है। तो 1804 लगभग में डाल्टन नामक वैज्ञानिक आए। डाल्टन ने अपना परमाणुवाद दिया। उन्होंने कहा कि परमाणु एक छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं कर सकते। इन्होंने भी यही कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने और भी उसके बारे में शोध की और इसके बारे में और भी बताया कि परमाणु और क्या है। तो इन्होंने कहा परमाणु छोटे से छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं कर सकते। फिर कहा कि परमाणु किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। तो ये सच है, क्योंकि यदि हम आयरन की बात करें, हम कोई तत्व ले रहे हैं Fe मीन्स आयरन। आयरन एक ऐसा तत्व है, आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं, लोहा। तो आयरन तत्व में जितने भी परमाणु होंगे वो सब आयरन के ही होंगे। इसमें ना ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, ना कार्बन के परमाणु होंगे, ना एल्यूमिनियम के परमाणु होंगे। यहाँ पर केवल आयरन के ही परमाणु होंगे। तो इन्होंने कहा किसी भी तत्व में उसके सारे परमाणु एक समान होते हैं। फिर डाल्टन ने कहा कि परमाणु आपस में क्रिया करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो इस तरीके से डाल्टन ने भी परमाणु के बारे में बहुत सी बातें बताई, जिसे हम डाल्टन के परमाणुवाद के नाम से जानते हैं, और इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर जैसे ही 19वीं सदी का अंत हुआ और 20वीं सदी हुई, तो 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक वैज्ञानिक आए। आधुनिक वैज्ञानिक हुए, जैसे रदरफोर्ड है, सर जे थॉमसन है, चैडविक है, सीले है, लेवोजियर है, ये सारे आधुनिक वैज्ञानिक हुए। उन्होंने परमाणुवाद दिया, जिसे हम आधुनिक परमाणुवाद के नाम से जानते हैं। और फिर हुआ कि परमाणु अविभाजित नहीं है, मतलब इसे विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को और छोटे छोटे कणों में बांट सकते हैं। तो परमाणु के जो छोटे छोटे कण हुए वो क्या है, कौन कौन से कण होते हैं परमाणु के अंदर, जिसके कारण हम परमाणु को विभाजित कर पाते हैं। तो जब नाभिकीय विखंडन की क्रियाएं हुई, नाभिकीय विखंडन की क्रियाओं में इस तरीके से बताया गया कि परमाणु को छोटे छोटे कणों में बांट सकते हैं, और परमाणु के पार्टिकल्स जो है वो मूलभूत कण कहलाते हैं, मतलब जिनसे मिलकर वह परमाणु बना है। तो आइए हम देखें परमाणु के मूलभूत कण। तो परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, आप एक चीज पढ़ते हैं PEN, पेन, हमने लिखी है पेन के ऐसे PEN। अब हम आपसे पूछे पेन और तलवार में, कलम और तलवार में कौन ज़्यादा पावरफुल है? तो आप कहेंगे पेन, और पेन ही पावरफुल है, तलवार पावरफुल नहीं है। तो पेन में केमिस्ट्री के एटम के सारे कण समाये हुए हैं। 3 जो एटम के मूलभूत कण हैं वो तीनों कण इसमें समाये हुए हैं। अब PEN का मतलब क्या है? तो PEN का P फॉर होता है प्रोटॉन, E फॉर होता है इलेक्ट्रॉन, N फॉर होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इसके बाद अब इनकी खोज कैसे हुई, ये कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु में इनकी स्थिति क्या है, इन पर आवेश कितना होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो
डिटेल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी हम केवल इसका कुछ भाग पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया। इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, और प्रैक्टिकल हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि इलेक्ट्रॉन है क्या। इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म कण है, परमाणु का एक सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, या जिसे हम कहें नगण्य। अब वो द्रव्यमान क्या है, तो इसका द्रव्यमान यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻⁰ ग्राम। ये बहुत ही कम होता है, मतलब परमाणु बहुत ही हल्का कण है, सॉरी परमाणु नहीं इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का कण है जिसका द्रव्यमान बहुत कम होता है। और इसका यदि हम आवेश देखें तो यह ऋणात्मक होता है। इकाई ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है जिसका मान होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश की इकाई कूलम है, इसलिए हम इसे सी से दर्शाते हैं, कहीं कहीं इसे क्यू से भी दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ सी से बताया, सी से दर्शाते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट है प्रोटॉन। ई फॉर होता है इलेक्ट्रॉन, पी फॉर होता है प्रोटॉन, और एन फॉर होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन के बारे में बताया था गोल्डस्टीन ने बताया लगभग 1886 में। तो गोल्डस्टीन ने बताया कि प्रोटॉन जो शब्द आया है, प्रोटॉन शब्द आया H+ आयन से। H+ आयन जो कि हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन सबसे हल्का आयन होता है, सबसे हल्का आयन होता है जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, इसलिए यहाँ का प्रोटॉन है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम। मतलब इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, इसलिए इसे प्रोटॉन कहा गया, और ये इसका द्रव्यमान है। फिर इसके बाद आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये हम आपको डिटेल बताते हैं अभी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है, 1.675, थोड़ा अधिक। प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा अधिक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, क्योंकि वही है 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम। अब यदि हम आवेश की बात करें तो आवेश, परमाणु के बारे में कहा जाता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु उदासीन है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और इलेक्ट्रॉन को बताया गया कि माइनस ऋणात्मक आवेश वाला कण है, इस पर ऋणावेश होता है। अब चूंकि मानते हैं कि परमाणु उदासीन है, अब उदासीन है और ऋणात्मक ऋण आवेश है, तो उदासीनता के लिए इसमें धनावेश भी होना चाहिए, मतलब परमाणु के अंदर धनात्मक कण भी होना चाहिए, ऐसे कण भी होना चाहिए जिनके ऊपर धनायन हो या धनावेश हो। और इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद प्रोटॉन की खोज हुई, और प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है, मतलब इकाई धनावेश और इकाई ऋणावेश ये दोनों जब मिलेंगे तब परमाणु उदासीन होगा, मतलब परमाणु की प्रकृति उदासीन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद प्रोटॉन की खोज क्यों हुई, इसका सवाल क्यों उठा कि परमाणु में यदि ऋणावेश है, इकाई ऋणावेश है, तो धनावेश भी होना चाहिए। क्यों, क्योंकि परमाणु उदासीन, इसलिए प्रोटॉन की खोज हुई। और प्रोटॉन की खोज जब हुई उसके बाद बताया गया कि प्रोटॉन पर भी इकाई धनावेश होता है, जिसका मान इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है, मतलब दोनों पर आवेश समान, एक ऋणावेश और एक धनावेश। फिर न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब इसकी खोज कैसे हुई। तो न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी, उसके बाद सन 1932 में एक वैज्ञानिक आए, चैडविक ने क्या किया, जैसे ही नाभिकीय विखंडन की क्रियाएं हुई, नाभिकीय विखंडन की क्रिया में उन्होंने क्या किया, बेरिलियम पर
बेरिलियम पर इन्होंने अल्फा कण की खोज की। अल्फा कण, जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, परमाणु में विभिन्न पार्टिकल्स की खोज की जा रही थी, उसी समय रेडियो एक्टिविटी की भी खोज हुई, वहीं से आए हमारे अल्फा कण। तो अल्फा कण के लिए इन्होंने जब बेरिलियम पर, यहाँ पर इसका एटॉमिक वेट है 9, अल्फा कण की बौछार की, तो अल्फा कण की बौछार के दौरान इन्होंने देखा कि इसमें कार्बन प्लस एक कण प्राप्त हुआ जिसे न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन क्यों कहा गया? न्यूट्रॉन का मतलब, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। जो न्यूट्रॉन शब्द आया वो न्यूट्रल से आया। न्यूट्रल का मतलब है उदासीन, और उदासीन का मतलब है कि इस पर कोई आवेश नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूट्रॉन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक के द्वारा की गई। इस तरीके से परमाणु में 3 प्रकार के कणों को बताया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि मुख्य कण है, मूलभूत कण है, इन्हीं से मिलकर परमाणु बना है। अब इनकी स्थिति क्या होती है परमाणु में, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।